इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिश का क्या रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ये फर्स्ट फेज में ओवरऑल तीनों फेज के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहा, कौन फैक्टर्स थे, क्या फोर्सेस था जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमाइन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 1600 से 1757 तक के ईस्वी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली 1757 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इसको टेरिटोरियल पावर प्राप्त हो गया। उसके बाद इसका जो ट्रेड पैटर्न और ट्रेड नेचर बदल गया। ट्रेड पैटर्न तो नहीं बदला लेकिन नेचर ऑफ ट्रेड जो था वो बदल गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी जो कि सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी। वो यहाँ से गुड्स खरीदती थी और प्रेशस मेटल्स खरीदती थी और उसको वो बाहर से वो यहाँ से गुड्स लाइक टेक्सटाइल स्पाइसेस खरीदती थी और बाहर से लाती थी, अपने यहाँ से लाती थी गुड्स और प्रेशस मेटल, और ये इसको फिर अगेन ये बाहर जो इंडिया में जो खरीदा जाता था वो बाहर में ये बेच देती थी। तो ये एक तरह का ट्रायंगुलर ट्रेड था। मीन्स कि इंडियन जो वो अपना प्रोडक्ट लाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रोडक्ट लाती थी, अपना प्रोडक्ट लाती थी, इंडिया से एक्सचेंज करती थी, इंडिया में एक्सचेंज करती थी और फिर जाकर वो उसको बेच देती थी। इससे उसको बहुत ही भास्ट प्रॉफिट हुआ करता था। प्रॉफिट इसीलिए हुआ करता था क्योंकि जो इंडियन जो फैब्रिक्स थे, इंडियन सिल्क, कॉटन ये सब बहुत ही हाई डिमांड में थे। ये बाहर के कंट्री में हाई डिमांड में थे, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इस पर प्रॉफिट होता था। तो सडनली ऐसा हुआ कि वहाँ का मतलब जो ड्रेस फैशन था वो चेंज कर दिया। इंडियन जो गुड्स था वो इतना हावी वहाँ हो गया, इंडियन प्रोडक्ट्स इतना हावी हो गया कि वहाँ का ट्रेड फैशन, वहाँ का जो फैशन था ड्रेस फैशन वो चेंज कर गया। लाइट कॉटन टेक्सटाइल था जो वो रिप्लेस करने लगा कोर्स वुलन जो इंग्लिश का होता था उसको। मतलब कॉटन से लेके एक छोटा बहुत हैंडकरचीफ से लेके सारे के सारे चीज़ इंडियन मेड होते थे, इंडिया मेड होते थे, मेड इन इंडिया होते थे। तो इस तरह का सिचुएशन था। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण वो इस पर जो इंडियन जो गुड्स होते थे, उस इंडियन प्रोडक्ट्स जो होते थे उस पर वे टैरिफ लगाई, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई, टैरिफ बहुत हाई टैरिफ लगाई, जिससे और साथ साथ में जो गुड्स जो वहाँ यदि इंडियन गुड्स यदि खरीदे हुए पाया जाता था उसको पेनल्टी उस पर पेनल कंसिक्वेंसेस डाली। कंसिक्वेंसेस मतलब उस पर पेनाल्टी डाली। इवन तो इस तरह का सिचुएशन था, इस तरह का सिचुएशन उस समय था। 1657 में ऐसा हुआ कि 1657 में ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी वो टेरिटोरियल पावर यहाँ एक्वायर कर ली, जिसके कारण बहुत सारा टेरिटरी बंगाल जो है बंगाल उस समय बंगाल उसमें प्रोमिनेंट था, और साथ साथ में मद्रास और बॉम्बे, और धीरे धीरे एक पर एक करके सारा इंडिया कुछ पार्ट को छोड़ के लेकिन वहाँ भी जो इंडियन जो ट्रेड था वहाँ भी कैरी ऑन किया जाता था। तो जो और बाकी जो तो इस तरह का सिचुएशन उस समय था कि टेरिटोरियल पावर जब बनी तो यहाँ उसको टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। टेरिटोरियल पावर मतलब कि टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा,
वो अपना पावर, मसल पावर, वो अपना पॉलिटिकल पावर अप्लाई कर सकती थी, मतलब सस्ते दामों में खरीद कर इंडियन जो प्रोडक्ट थे उसको सस्ते दामों में अपने पॉलिटिकल मसल पावर से खरीद लेते थे, और और अपने माल को ज़्यादा दाम में बेच दिया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा दाम में, और उसके बाद जो मतलब बहुत सारा ये प्लांटेशन वगैरह वगैरह का, ये नील की खेती, प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन वर्क्स करवाए, और बाद में बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट हुआ सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, बहुत सारा ऐसा मतलब माइंस, प्लांटेशन, इन सब में, या जो नील की खेती होती थी उस सब में वे सस्ते दामों पर या बिना दाम के उनको बिना दाम के ही उनको वर्क करने के लिए कहते थे अपने प्लांटेशन में, अपने वर्कशॉप में, अपने प्लांटेशन में वो उनको वर्क करने के लिए, मतलब फोर्स्ड लेबर का प्रथा उस समय उत्पन्न हुआ। तो फोर्स्ड लेबर को भी अप्लाई करने लगे, मीन्स कि उनका जो टेरिटोरियल पावर जो एक्वायर किए, तो इससे उनको तो एक तो कि रेवेन्यू में फ़ायदा हुआ, एक तो कि रिसोर्सेज में फ़ायदा हुआ, और दूसरा यहाँ का जो ट्रेड था वो हैम्पर करने लगा। चूँकि यहाँ का ट्रेड हैम्पर करने लगा क्योंकि एक तरफ तो ये टैक्स जो रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू से ही ये अपना माल खरीद लेते थे और बेच दिया करते थे। दूसरे अनजस्ट वे में माल खरीदते थे, और अनजस्ट वे में माल खरीदते थे। यहाँ के जो कारीगर होते थे, यहाँ का जो स्मिथ होता था, मतलब यहाँ के जो कारीगर होते थे, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाया करता था। तो ये फैलेसी उस समय ट्रेड पैटर्न में उभर कर सामने आई। ये फैलेसी ट्रेड पैटर्न में उभर कर सामने आई, मीन्स कि जो ट्रेड था, इंडियन ट्रेड हैम्पर करने लगा। इन कारण से इंडियन ट्रेड हैम्पर करने लगा। इंडियन लोगों ट्रेड तो हैम्पर नहीं किया, इंडिया के अगेंस्ट में ये ट्रेड हैम्पर किया। एक तरफ तो वहाँ टैरिफ, अपने देश में टैरिफ लगाए, उसके बाद यहाँ जो था, यहाँ के रेवेन्यू से ही माल खरीद कर यहाँ से भेजे जाने लगे, मतलब भेजते थे। तो उनको किसी तरह का कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ता था। तो ट्रेड वन साइडेड होने लगा। ट्रेड और यहाँ के लोग, यहाँ के कारीगर लोग, जो कि पॉलिटिकल पावर उनके अंतर्गत था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से ये वे उनसे काम भी करवाते थे। वे लोग यहाँ के लोगों से काम भी करवाते थे, और उसका पैसा भी नहीं देते, तो उसको मुआवजा भी नहीं देते। तो इस तरह की बात थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ, लेकिन तो इस समय ऐसा हुआ कि परिस्थिति ऐसा हुआ कि इंग्लैंड में और अन्य यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ, तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत कारण से हुआ। चूँकि वहाँ मतलब सबसे पहले तो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज और मर्केंटलिज्म का जो फेज आया, तो बहुत सारा कैपिटल उनके हाथ में, मतलब वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के हाथ में आने लगे, विशेषकर इंग्लैंड के हाथ में आने लगे, जिससे कि, और दूसरे तरफ इन्वेंशन हुआ, बहुत सारा इन्वेंशन हुआ। तो फैक्ट्री सिस्टम, मॉडर्न मशीन और कैपिटलिज्म का काल हुआ। तो ये जो ट्रेड पैटर्न था, वो लास्टली इंडिया के अगेंस्ट में होने वाला था। एक तरह का कॉलोनियल स्टेट ये होने वाला था, दूसरे होने वाला था। इसमें ये सहायक सिद्ध हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में किन कारणों से, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि इंग्लैंड में किन कारणों से
इंग्लैंड में किन कारणों से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और कैसे नेचर ऑफ ट्रेड पैटर्न जो था, नेचर ऑफ ट्रेड और ट्रेड के पैटर्न को ये कैसे चेंज किया है। फर्स्ट स्टेज में तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही लीड रोल में थी। सेकेंड स्टेज में ब्रिटिश जो होल पॉपुलेशन जो ब्रिटिश का था, मतलब एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी was interested in establishing trade relationship with India। ये वैसा उस समय था जबकि उनके पास पॉलिटिकल पावर हो गया था। तो फर्स्ट फेज तो फर्स्ट में तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बोलबाला था, वही टेरिटोरियल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया था। लेकिन सेकेंड स्टेज में ऑल सेक्शंस ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो गए और इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। नेचर ऑफ ट्रेड पैटर्न जो था वो चेंज कर गया। तो ये मॉडर्न मशीन, फैक्ट्री सिस्टम और कैपिटलिज्म की उत्पत्ति के कारण हुआ। तो चूँकि ओवरसीज ट्रेड एक्सपैंड कर रहा था, शुरू से ही ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के समय से ओवरसीज ट्रेड एक्सपैंड कर रहा था। इंग्लिश इसमें लीड रोल लिया हुआ करता था। तो ओवरसीज ट्रेड एक्सपैंड होने पर ये एक मतलब जो होता है उनके पास कैपिटल का एक्यूमुलेशन होने लगा, कैपिटल का एक्यूमुलेशन, और एक तरह का पैटर्न बन गया कि जो वहाँ जो प्रोडक्शन जो होगा वो बाहरी कंट्री के लिए भी होगा। एक तरह का ये प्रोडक्ट बन गया, उसके एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने में ये सक्षम हुआ। इसका एक्सपोर्ट होने लगा करीब सारे देशों से, वेस्ट इंडीज़, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ऑल इंडिया से ओवरसीज ट्रेड का स्थापना ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही होते रहा था। और ये तो उस समय ये जो ट्रेड हो रहा था, तो उस समय ये ट्रेड एक पहले के वीडियो में बताए हुए थे कि ट्रीपार्टाइट ट्रेड, स्लेव ट्रेड होता था, और दूसरा ये एक जो सिंपल जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स होता था। ये दो तरह का ट्रेड होता था। तो दो तरह के ट्रेड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही पहले आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण ही इंग्लैंड में रिवोल्यूशन हुआ, ऐसा कहना यहाँ पर उचित होगा, क्योंकि टेक्सटाइल रिवोल्यूशन वहाँ जो बहुत सारे जो इन्वेंशंस हुए, जैसे क्रॉम्पटन, हारग्रीव्स, ये सब, और फिर उसके बाद स्टीफेंसन का जो स्टीम पावर, जिससे कि फैक्ट्री को चलाना आसान हो गया, फैक्ट्री को चलाना, और जितना जो पावर जो होता है, पावर बढ़ गया, प्रोडक्शन का पावर बढ़ गया, मीन्स की प्रोडक्टिविटी पावर बढ़ गया। ये स्टीम पावर और जो क्लॉथ में जो इन्वेंशन हुआ क्लॉथ है, तो फैक्ट्री के रूप में, फैक्ट्री सिस्टम के रूप में टाउन्स उभर कर आए जहाँ पर कि मैन्युफैक्चर होने लगा, और इन कारणों से और मैन्युफैक्चर जो होने लगा वो ज़्यादा मात्रा में होने लगा और चीप दाम में होने लगा। तो और जब ये बाहर जब पहुंचा तो स्वाभाविक है बाहर के मार्केट में ये छा गया। तो एक तरफ तो देखते हैं कि इन्वेंशन हुआ, दूसरा तरफ हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ और फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद कैपिटलिज्म जो हुआ, ओवरसीज ट्रेड का हुआ, उसके बाद कैपिटलिज्म आया कि मीन्स कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो ओवरसीज ट्रेड के द्वारा जो हो रहा था, तो ओवरसीज ट्रेड के द्वारा जो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो हो रहा था वो अब फ्यूडल क्लासेस के हाथ में नहीं था, वो कॉमर्शियल और मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में गया। तो एक तरह का कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में गया, जिससे कि इन सब इन्वेंशन करने में, हाई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करने में, फैक्ट्री सिस्टम एस्टेब्लिश करने में, इन सब के लिए उनके पास अंदर से मोटिवेशन था। तभी ये
एस्टेब्लिश हुआ, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में और अदर देशों में, अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज देशों में हुआ। तो ये जो तो और सेकेंडली कि क्लास का डिवीज़न हो गया। पहले की जो फ्यूडल क्लास थे उनका इंटरेस्ट दूसरा हुआ करता था, अब क्लास हो गया, दो प्रोमिनेंट क्लास उभर कर सामने आई, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोलेटारिएट का। मतलब दो क्लास, एक तो फैक्ट्री का मालिक और दूसरा फैक्ट्री को चलाने वाला। ये हम देखेंगे कि दोनों की, तो ये दोनों का इंटरेस्ट दूसरा था, ये दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड में दूसरा था, ट्रेड में दूसरा था। इनका था कि शुरू में तो ये लोग कच्चे माल, शुरू में ये तो बने बनाए माल को इंपोर्ट करते थे। अब चूँकि तो उस समय फ्यूडल और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जब ये ट्रेड जब हुआ करती थी, तो लेकिन ये दोनों सेक्शन से और ये जो कैपिटलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स जो लोग थे, ये इनका इंटरेस्ट था कि हम अपने बने हुए माल को बेचें सस्ते दामों में, महंगे दामों में और सस्ते दामों में बाहर से कच्चे माल खरीदें, जो रिक्वायरमेंट था, क्योंकि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट था, कच्चा माल चाहिए था। तो वहाँ पर तो इंग्लैंड में और ये इतना सिचुएशन ये बन गया था। वहाँ पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, गवर्नमेंट जो था वो कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग क्लास के हाथ में था, और साथ साथ में मर्चेंट और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लास का लीड रोल होने लगा। डेमोक्रेटिक, एक तरह का लिबरल डेमोक्रेटिक वहाँ पर आया। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट वर्किंग ऑफ ऑपरेशन वाज वहाँ एपरेंट हो गया। तो एपरेंट हो गया, मतलब यही एक ट्रेंड बन गया जिससे कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन का जो डिमांड हो गया, और ओवरसीज ट्रेड इसको बढ़ावा दिया कि जो ये प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया ओवरसीज ट्रेड, क्योंकि डिमांड होता था। तो डिमांड कच्चे माल, तो पैटर्न ऑफ ट्रेड में हो गया कि कच्चा माल लेना है और अपना बना हुआ माल बेचना है। तो यही ये ट्रेंड बन गया। अब ये ट्रेंड बन गया तो स्वाभाविक है कि इसका जो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी था उसी तरह से होता, उसी तरह से। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी मानते हुए और बहुत सारे चीज़ों को दोषी मानते हुए, जो पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ये लोग समाप्त कर दिया 1857 तक। 1600 से 1757 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था, इंडियन गुड्स को ही ये लोग बेचते थे बाहर जाकर। लेकिन बाद में और 1757 के बाद 1857 तक ये मैन्युफैक्चर 1857 तक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि इंडियन कच्चे माल को बेचा जाने लगा और बाहर से बने हुए माल को खरीदा जाने लगा। उसके लिए चूँकि इंडिया में किसी तरह का कोई नेशनल गवर्नमेंट उस समय नहीं था, जो वहाँ टैरिफ पॉलिसी और लगाकर जो इनिशियल जो फैक्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा था, उसको इनिशियल हाई टैरिफ वाल बनाकर इंग्लैंड के इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, जबकि यहाँ नेशनल गवर्नमेंट का अभाव था। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर टैरिफ लगाने की तो बात दूर, यहाँ का जो माल होता था वहाँ पर टैरिफ लगाया जाता था, इवन जो पहले का जो ट्रेड ऑफ पैटर्न में। तो इस तरह की बात थी। अब हम देखेंगे कि ये तो दूसरा फेज का बात हुआ। अब तीसरा फेज में ऐसा हुआ, ये तो इनिशियल फेज का बात हुआ 1600 लेके 1857 तक, 1757 1857 तक। उसके बाद हो गया फाइनेंस कैपिटलिज्म का। तो हुआ ऐसा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन इंग्लैंड में इतना ज़्यादा हो गया कि वो अपने ही देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। इसके लिए उसको
बाहर इन्वेस्ट करना पड़ता, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां उभर कर सामने आई और ये टेक्नोलॉजी और ये अपना इन्वेस्टमेंट बाहर करने लगी, ये अपना इन्वेस्टमेंट बाहर करने लगी, जैसे अनेक देशों में करने लगी, इंडिया में भी करने लगी। तो वो फाइनेंस कैपिटलिज्म का युग आया, मीन्स कि वहाँ मतलब फाइनेंस से ही ये करती थी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी से ही रिलेटेड रहेगा। थैंक यू।